हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो ये आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 का लेटेस्ट मॉडल पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त, जिसमें आप लोग के शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ एकदम शुरू से अंत तक। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको कुछ जानकारियां देता हूं क्योंकि काफी सारे लड़कों को कंफ्यूजन है। देखिए आप लोग का जो पहले पेपर हुआ करता था, किसी स्कूल पे जाकर आप मतलब पेपर देते थे, जो 70 मार्क का आप लोग का हर सब्जेक्ट का पेपर होता था, वैसे ही आप लोग का इस साल भी पेपर होगा। लेकिन उस 70 मार्क में इस बार क्या करेगा कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 50 मार्क में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जैसे संदर्भ व्याख्या हो गया, हिंदी अनुवाद, ये सब मतलब प्रश्न पूछेगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और काफी सारे लड़के प्रैक्टिकल का पूछ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल का जैसे 30 मार्क आप लोग को स्कूल लेवल पे मिलता था, वैसे ही सेम टू सेम मिलेगा आप लोग का प्रैक्टिकल स्कूल पे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का 70 मार्क हो और 30 मार्क ये यानी 100 मार्क का पेपर हो जाएगा। और ये हर एक सब्जेक्ट में ऐसा कर दिया गया, हर एक सब्जेक्ट में आप लोग का 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मैं कई बार बता चुका हूं, इससे रिलेटेड मॉडल पेपर भी डाल चुका हूं। चलो इस वीडियो में इसका मतलब ये जो आप लोग का हिंदी का मॉडल पेपर है लेटेस्ट, इसे मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करता हूं। तो चलो यहाँ पे देख लो, ये खंड अ के अंतर्गत आप लोग के 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो मतलब वर्णनात्मक प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न ये नीचे हैं, यानी ये जो संदर्भ व्याख्या संबंधी ये सब इनको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको हल कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, यही काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है, ये क्वेश्चन है। और हम लोग का कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन देख सकते हैं कि जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या रेखाचित्र। तो अगर आपको मालूम है तो आप बता दो कि कलम का सिपाही किस विधा पे आधारित रचना है। आप लोग सब लोग जानते हो कि कलम का सिपाही विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है, और जो किस पे मतलब आधारित रचना है तो जीवनी विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, तो कलम का सिपाही विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया और जीवनी विधा की रचना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जीवनी। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारतीय युग के निबंधकार है, ये सेकंड प्रश्न, भारतीय युग के निबंधकार है श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। इनमें से सही ऑप्शन क्या है कि भारतीय युग के निबंधकार कौन है। तो देखो जो बालकृष्ण भट्ट है ना, वो एक मतलब प्रसिद्ध भारतीय युग के निबंधकार है। भारतीय युग के लेखकों में अगर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट, भारतीय जो हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, बाकी आप कहो कि तब ये इनको भी आप बता दो किस किस युग के लेखक है, तो आप जान लो। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास है भैया वो द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक है, उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, नाम से ही पता चल रहा है शुक्ल युगीन लेखक, शुक्ल युग के लेखक। और जो ये बाबू गुलाब राय हैं ये भी शुक्ल युगीन लेखक हैं। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, देखो दीपदान, सबसे पहले तो आप जानना कि दीपदान जो एकांकी है उसको लिखा किसने है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीपदान के लेखक कौन है, दीपदान किस गद्य विधा पे आधारित रचना है, तो एकांकी विधा पे आधारित रचना किसने लिखा है, तो राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें कुल कितने पात्र हैं। देखो जैसे कोई भी कहानी होती है तो आप लोग उसमें देखते हो कि कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे दो बैलों की जोड़ी वाली वो प्रेमचंद की आपने कहानी सुना होगा, तो उसमें दो बैल होते हैं, एक का नाम होता है हीरा, एक का मोती। तो उस दो बैलों की जोड़ी में कितने पात्र हो गए, दो पात्र हो गए। तो उसी प्रकार ये जो ये मतलब एकांकी है, ठीक है, दीपदान, इसमें कितने पात्र थे। तो देखो इसमें आप पढ़ोगे एकांकी तो इसमें आपको कुल 7 पात्र मिलेंगे। ठीक है, और ये जो एकांकी है ना इतिहास बेस्ड, हिस्ट्री बेस्ड पे है। तो चलो उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, आप सीधे सीधे इसका ये कुल 7 पात्र है, इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित एकांकी दीपदान में कुल 7 पात्र हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर देखिए। 4 हमें कथन दिया हुआ है। ठीक, विचार विधि इतिहास ग्रंथ, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। तो देखो भाई ये गलत है, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ नहीं बल्कि निबंध संग्रह है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह, ये भी गलत है भाई। उजली आग को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, यशपाल नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। थर्ड देख लेते हैं।
थर्ड है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार है, ये थर्ड है। थर्ड भी गलत है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेखक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी की एक गद्य विधा होती है आलोचना, उसी के मतलब ये लेखक हैं, ठीक, न कि उपन्यास विधा के। और ये तब तो आप लोग का 3 थे गलत, तो ये चौथा ऐसे ही सही और चौथा सही है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक है, ठीक। चलो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हो कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ओके, आदिकाल को कह रहे हैं कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन है आपका वीरगाथा काल, मध्यकाल, युद्धकाल या श्रृंगार काल। तो देखो आदिकाल को ना विभिन्न लेखक या विभिन्न कवि अलग अलग नामों से, कई नामों से पुकारे, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वीरगाथा काल। और इसको वीरगाथा काल किसने कहा, तो जो आप लोग के फर्स्ट चैप्टर के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मित्रता वाले, ठीक है, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल नाम से पुकारा, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस है, तो इसलिए ये क्वेश्चन शायद डाल रहा है इस मॉडल पेपर में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगली रचना है अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक है। भाई आप सब लोग जानते हो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब नामक निबंध लिखा है, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बट पीपल, देखो बट पीपल के लेखक आप सब लोग जानते हैं कि बट पीपल, जो बट पीपल है ये भी क्या है, एक आत्मकथा भी निबंध विधा की रचना है, ठीक है। और जिसको लिखा है किसने, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और उसके अलावा जो ठलुआ क्लब है, ठीक है, ठलुआ क्लब को लिखा है बाबू गुलाब राय जी ने, और ये भी निबंध विधा की रचना है। लेकिन जो ये पहली रचना है पूस की रात एक कहानी विधा की रचना है, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये चारों की चारों रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस प्रकार जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी घ ऑप्शन सही है। चलो 7वां प्रश्न, क्या भूलू क्या याद करूँ किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर, ये दो रचनाएं निश्चित है दोनों में से एक आप लोग के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या भूलू क्या याद करूँ और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं जो अभी मैंने बोला आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है, और दोनों मतलब को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक। तो क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर, दोनों आत्मकथा विधा की रचना है, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। क्लियर। तो ये 7वां प्रश्न, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो 8वां हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर है यामा, ठीक है। यामा रचना के लेखक कौन है। भाई यामा आप लोग सब लोग जानते हो, यामा महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया, तो इसमें तो कोई ऑप्शन भी मतलब ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। सीधे यामा तो महादेवी वर्मा। ओके, अगला प्रश्न है आप लोग का रस से, करुण रस की अस्थायी भाव है। ओके, करुण रस यानी करुणा, शोक, ठीक है। तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, ये ख ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्लियर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदौ हरिराय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो ये चरण कमल बंदौ हरिराय आपने पढ़ा होगा, ये शायद आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है पद्य भाग में, उसी में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैं सीधे आप लोग याद रखिएगा चरण कमल बंदौ हरिराय में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ चरण में कमल का भेद रहित आरोप उत्पन्न किया जा रहा है, और मैंने उपमा अलंकार में आपको इसे अच्छे से समझा चुका है पहले, ठीक है। चलो तो इसमें आप लोग याद रखिएगा सीधे कि चरण कमल बंदौ हरिराय में उपमा अलंकार है, ठीक। चलो अगला, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। ओके, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सम्मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सम्मात्रिक छंद। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का 11वां प्रश्न हो गया, ठीक। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न कि उत्कर्ष। देखिए उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, ठीक। तो देखो यहाँ उत्कर्ष को अलग अलग करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उत और प्लस कर्ष, ठीक है। तो यहाँ उत क्या है, उपसर्ग क्या है, उत। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये और ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, ठीक। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि दासत्व में, ठीक है, ये दासत्व में जो दासत्व शब्द है उसमें प्रत्यय है। प्रत्यय अब क्या होता है, जो अंत में लगा होता है किसी शब्द के। तो देखो यहाँ दास, यहाँ एक शब्द है दास, ठीक है, दास, और इस अंत में त्व प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार ये उपसर्ग प्रत्यय का भी एक क्वेश्चन पूछेगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला 13 के बाद, ठीक है, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कि देश विदेश में कौन सा समास है। ओके, देश विदेश में कौन सा समास है भैया। तो देखो जो मतलब ऐसे आ जाए देश और विदेश, बीच में देखो ये हाइफन आ जाए, जैसे माता और पिता, इधर माता और बीच में हाइफन और इधर पिता, तो बीच में ये हाइफन वाला ऐसा आ जाए ना, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आप समझिए कि वहाँ मतलब
99% आप लोग समझिए कि वहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास है? द्वंद्व समास यहाँ पे, जिसका आप समास विग्रह करें तो बीच में और अथवा या आए। ठीक, तो देश विदेश में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और जिससे संख्या का बोध हो, जैसे त्रिभुज हो गया यानी 3 भुजाओं वाला, तो संख्या का जिससे बोध हो वो द्विभुज समास होता है। और आपके एग्जाम में आप देखना 90% चांसेस है कि इन्हीं दोनों से द्वंद्व समास या द्विभुज समास से ही क्वेश्चन उठाएगा। ठीक, चलो अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ओके, जो हल्दी शब्द है उसका तत्सम रूप क्या है? देखो, तत्सम और तद्भव एक होता है। तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है? जैसे तत्सम शुद्ध शब्द होते हैं, ठीक है, और तत्सम शब्द मतलब उसी शुद्ध शब्द से बिगड़कर जो बने हुए शब्द होते हैं उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो हल्दी है ना वो शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है, हल्दी क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम इसका जो हल्दी का होता है वो हरिद्रा होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कान नहीं होता है, जो हम अपना ईयर है ना उसको कान बोलते हैं, लेकिन ये कान शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द कर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ये मतलब तत्सम तद्भव आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है कुछ। बाकी आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे, आपके एग्जाम तक तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि D2 आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे। ठीक, तो ये हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हरिद्रा, आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला है कि निम्न में से आम का परिवाची शब्द है। ये क्वेश्चन है, आम का परिवाची शब्द क्या है? और ऑप्शन है आप लोग का क्षीर, अंबर, सोम, रसाल। तो भाई देखो, क्षीर ये गलत है, अंबर भी गलत है, आकाश, सोम भी गलत है, अमृत, ये रसाल, रसाल भाई आम को ही रसाल बोलते हैं, तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। चलो अगला देख लेते हैं। देखो, इत्यादि में संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है? देखो, इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो वो होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और यह ई प्लस आ, ये किस संधि का गुण होता है? यह आप लोग का गुण होता है यण संधि का। तो यहाँ पे कौन सा संधि है? यण संधि है। बाकी आपको यहाँ थोड़ा अगर डाउट है तो मैं जब संधि पढ़ाऊंगा ना तो ऐसे आप लोग फटाक से अपने मन से ही कर लोगे। ठीक, तो मैं संधि का एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, आप पढ़ लीजिएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। देखो यार, ये दो आप अगर इन दोनों क्वेश्चन को करना चाहते हो, एक ये और एक ये, तो आप मधु और नदी का रूप याद कर लेना। मधु और नदी ज़्यादा मतलब 90% चांस है कि यही आप लोग के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इन्हीं के रूप से कोई भी मतलब जैसे किसी भी वचन का और किसी भी विभक्ति का पूछ देगा तो पता नहीं कौन सा पूछेगा, तो इसके लिए आप सब याद कर लीजिएगा, वही अच्छा रहेगा। ठीक, तो मधु का भी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप पूछ रहा है तो वो होता है आपका मधुव्य। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप मधुव्य होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पूरा का पूरा मधु का रूप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कौन सा पूछ दे कोई गारंटी नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन ही रूप पूछेगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन भी रूप पूछ सकता है, या तृतीय विभक्ति बहुवचन भी रूप पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। ओके, अगला है सेम उसी तरह कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो देखो, नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप नदी भी होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये इसका गो ऑप्शन सही है। बाकी इसका भी नदी का भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद अगला 20 नंबर प्रश्न है कि पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। पठ धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। अब देखो, पठ धातु, इसमें आप लोग यहाँ जो 20वां प्रश्न होगा वो कि तो पठ धातु से होगा, हंस धातु से होगा, या लिख धातु, इन्हीं तीनों से होगा। तो देखो, तीनों में आप किसी एक का, पठ धातु का ही आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। देखो, इसके 5 आप लोग के होते हैं, लोट लकार, लिट लकार, लिट लकार, इसी तरह कर लड लकार, विधिलिंग, इसी तरह कर 5 टाइप होते हैं इसके। पांचों में आप लोग को मतलब 9 वर्ड याद करने पड़ेंगे, तो उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो वो आप लोग कई जगह आएंगे। आपको अभी हिंदी में उधर संस्कृत वाला अनुवाद करने को आता है तो अनुवाद करने में भी काम आएंगे। उसके अलावा अगर आपका संस्कृत आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो संस्कृत में भी काम आएंगे, और वो आप लोग को 11th में भी आगे चलकर आपको 11th और 12th में भी काम आएगा। तो आप लोग याद जरूर कर लेना। एक पठ धातु का याद आप कर लोगे ना तो आप उसी के आधार पर लिख या हंस धातु का भी बना लोगे। तो अगर आपके एग्जाम में मान लो पठ धातु का नहीं पूछता है, किसी अलग धातु का पूछता है, तो पठ धातु का आप लोग का याद रहेगा, तो आप उसके आधार पे मतलब आंसर चूज कर लोगे। ठीक, तो ये 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो हमने 20 ऑब्जेक्टिव मतलब प्रश्न कर लिए, ये जो आपके हिंदी गद्य पद्य से प्रमुख रचनाओं विधाओं से संबंधित थे। उसके अलावा ये सारे प्रश्न इसमें
हिंदी व्याकरण जैसे रस छंद अलंकार, उसके अलावा आप लोग का उपसर्ग प्रत्यय परिवाची शब्द, लट लकार, उसके अलावा ये रूप से संबंधित थे। ठीक है, तो इन सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग जो आप लोग के वर्णनात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे खंड ब के अंतर्गत जो आएंगे, जो 50 मार्क के होंगे, उनको हम लोग देख लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 21वें प्रश्न के अंतर्गत एक प्रश्न रहेगा और इसमें देखो इसमें आपको दो मतलब रहेगा प्रश्न, एक क रहेगा और एक ख रहेगा। दो प्रश्न आपका रहेगा, लेकिन दोनों में आपका अथवा का ऑप्शन रहेगा, यानी ये आप ऊपर वाला कीजिए अथवा ये आप लोग नीचे वाला कीजिए, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है कि जैसे ये आप लोग का ये गद्यांश एक गद्यांश दिया रहेगा, आपके किसी भी गद्य वाले पार्ट से एक गद्यांश दे देगा किसी लेसन से, और उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 थे प्रश्न पूछ देगा। और प्रश्न में क्या पूछता है कि एक मतलब इसका संदर्भ लिखने को, ये जो होता है ना, इसका एक संदर्भ लिखने को पूछता है, एक रेखांकित अंश की जो व्याख्या होती है उसको व्याख्या करने को पूछता है, और एक नॉर्मल प्रश्न पूछता है। ठीक, तो ये 21वें प्रश्न के क के अंतर्गत कुछ ऐसा प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसके बाद मतलब सेम ये आपका ख भी इसी प्रकार का होता है, ख भी सेम इसी प्रकार का होता है, बस सिंपल है कि अथवा का ऑप्शन होता है, आप ये ऊपर वाला कीजिए अथवा ये नीचे वाला आप कीजिए। ठीक, तो सिंपली इसी प्रकार आप लोग का ये तो गद्य पाठ से हो गया। इसी प्रकार जो 22वां प्रश्न होगा वो आपके पद्य पाठ से होगा। अब देखो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से है। देखो आप लोग इसको पढ़ोगे, ठीक है, कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहयोग देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यहीं पे आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको लगभग पता चल रहा होगा कि ये हम लोग का लग रहा है कि जो फर्स्ट चैप्टर है मित्रता वाला उसी से है। ठीक है, बाकी आगे आप लोग आओगे ना तो इसमें कई सीधे सीधे देखो मित्र को प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। ठीक है, तो ऐसे मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यह मित्रता जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी से है। तो आपको पता चल गया, तो आप आसानी से इसका संदर्भ लिख लोगे। ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के विविधता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो देखो मैं व्याख्या क्या एक वीडियो ऐसे मतलब लेकर बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं व्याख्या कैसे बताऊँ तो आप अपने हिसाब से इसका व्याख्या कर देना। बाकी इसका मैं व्याख्या बता चुका हूँ, अगर आप चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो आप मतलब उस वीडियो को देख लिए होंगे। ठीक, उसके बाद देखो ये सेकंड इसमें अथवा है, चलो इसको भी बता देता हूँ। देखो पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर देगा, यहाँ से देखो पहाड़ काट कर खोखला कर दिया गया। यहीं से पता चलता है कि जो आपका एक अजंता वाला, ठीक है, अजंता वाला चैप्टर है, उसी में पहाड़ वाड़ की बात की गई। अजंता एक गुफा है, ठीक है, यानी पहाड़ों में बसी एक गुफा है, तो उसी के मतलब बारे में उस अजंता वाले चैप्टर में बात किया जाता है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि अजंता वाले से ये गद्यांश दिया गया है और ये भगवत शरण उपाध्याय जी ने इसको लिखा है। ठीक, तो ये सेकंड जो है ये अजंता द्वारा लिखित अजंता का ये गद्यांश है जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। तो इसका आप लोग संदर्भ लिख लोगे। यहाँ इसमें रेखांकित अंश दिया है, अपने हिसाब से इसका व्याख्या कर लेना। और ये प्रश्न दिया है तो इसको पढ़ोगे तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसको मैं एकदम और डिटेल में एकदम सॉल्व कराऊंगा बाद में आगे चलकर, एकदम बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे एक एक चीज़ें लिख कर। ठीक, उसके बाद देखो 22वां प्रश्न क्या होगा, ये तो आपको ऊपर गद्य से थे, गद्य वाले पार्ट से। 22वां प्रश्न आप लोग का पद्य पार्ट से होगा। इसमें भी क और ख ऑप्शन दे देगा आप लोग का, क कीजिए अथवा ख कीजिए। और इसमें भी क्या करेगा कि जैसे ये एक आप लोग का गद्यांश दे देगा गद्य पाठ से, और इससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोग का 3 ठे प्रश्न दे देगा और ये 6 मार्क के रहेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का। तो यहाँ भी आपका पद्यांश का संदर्भ लिखना है और प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये जो पद्यांश दिया है इसकी व्याख्या करना है। तो इसमें व्याख्या भाई जब इसका अर्थ आप जानोगे तभी व्याख्या कर पाओगे। गद्य में तो है कि आप अगर आप अर्थ भी नहीं जानते हो तो अपने मन से बनाकर कर लोगे, लेकिन इसमें आपको अर्थ जानना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो जितना भी पद्य का लेसन है आप अपने स्कूल अथवा कोचिंग में एक एक लेसन अच्छे से पढ़िएगा। जब टीचर मतलब तब पढ़ाते समय इसका अर्थ बताए, आप देखे होंगे चरण कमन बल दो हरिया जाकी कृपा पंगुति ही लगई, इसको आप पढ़ाते होंगे टीचर तो इसका अर्थ भी बताते चलते होंगे, इसको एक्सप्लेन करते चलते होंगे आपके स्कूल या कोचिंग में, तो उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इस बात करें इस मतलब पद्यांश की ये किस चैप्टर से, तो ये आप लोग का जो फर्स्ट ही चैप्टर है ना, चरण कमन बल दो हरिया मतलब पद, जो आप लोग का पद्यांश में एक मतलब चैप्टर का ही नाम है पद, सूरदास के पद। ठीक है, उसी से है। ठीक है, ये सूर सागर एक पुस्तक है उनकी, उसी से ये उद्गृत है। ठीक है, ये लाइंस, तो ये आप लोग का एक पद है। ठीक है, यानी पद्यांश वाले में एक पद नामक चैप्टर है सूरदास के पद, उसी से ये लिया गया है। तो इसका संदर्भ व्याख्या आप करते रहिएगा। मैंने बता दिया कि किस चैप्टर से है। बाकी इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, उदित उदय मंच पर लघु और बाल पतन विकसित सरोज हर्ष लोचन रिंग, यहीं से ये पता चल रहा है कि ये आपका, ठीक है, ये आप लोग का किससे है, ये आपका तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो धनुष भंग लेखक है, धनुष भंग, ठीक है, उससे है। क्लियर।
तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं बता दिया तो आप लोग इसका तो संदर्भ आसानी से लिख दोगे, इसका अर्थ जानते हो तो इसका अब भावार्थ लिखना है। देखो कभी कभी किसी में भावार्थ पूछ देता है, इसमें व्याख्या आपको नहीं लिखना है, भावार्थ लिखना है। भावार्थ मीन्स इसका मतलब इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, इसमें क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में लिख देना है। ठीक, हर जगह पे आप लोग का क्या पूछता है कि पद्य पाठ में आप लोग का कभी कभी भावार्थ भी पूछ देता है। उसके बाद यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, कभी कभी पूछ देता है कौन सा अलंकार है, इस प्रकार। ठीक, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, बाकी मैं डिटेल में इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये 23वां का ख प्रश्न रहेगा कुछ इस प्रकार। जैसे इसमें एक ये मतलब आप लोग का ये हिंदी संस्कृत, हिंदी में ही पीछे आप लोग देखिएगा संस्कृत का भी पाठ है, जिसमें आप लोग का वाराणसी वाला लेसन है, या वो एक और लेसन वो मतलब अरे वो ट्रेन में जाता है गांव वाला व्यक्ति, तो वो सब वाले लेसन है। ठीक है, तो ये हिंदी संस्कृत का मैं बात कर रहा हूँ ना कि संस्कृत सब्जेक्ट का। ठीक है, हिंदी में ही पीछे संस्कृत है, तो उसमें फर्स्ट ही चैप्टर है वाराणसी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक चांस है, मतलब 90% चांस है कि उसी से आप लोग का यहाँ मतलब क्वेश्चन फंस जाए। देखो जैसे आप लोग का 23वें के क प्रश्न के अंतर्गत क्या रहेगा, संस्कृत पद्यांशों में से गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो ये दिया है, तो इसका क्या करना है, इसका आप लोग को संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। और ये कितने मार्क का होगा, 5 मार्क का। ठीक है, 2 मार्क संदर्भ लिखने का और 3 मार्क आप लोग का इसका हिंदी अनुवाद करने का। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हो। और ये किस आपका चैप्टर से, यम नगरी विविध धर्माणाम, यहाँ यही अगर संगम स्थली, यही पढ़ने से पता चल रहा है कि ये वाराणसी वाला जो चैप्टर है उसी से है। ठीक, तो इसका संदर्भ देखो, इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे, तो इसका संदर्भ लिखते समय लेखक का नाम नहीं लिखना होता, क्योंकि इसमें लेखक नहीं होता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख दोगे, काम खत्म, 2 नंबर आपको मिल गया। और इसका हिंदी अनुवाद मतलब इसका आप पढ़े होंगे तो आपको टीचर बताए होंगे, इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए, उसका 3 मार्क, यहाँ 5 मार्क आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क हो गया और इसमें ऑप्शन होता है, ये कीजिए अथवा यहाँ पे, मतलब इस बार नए पैटर्न के अनुसार ये है। ठीक है, अथवा ये कीजिए, आप लोग का ऑप्शन रहेगा ये नीचे वाला ये कीजिए या ये कीजिए, ये नीचे वाला जो अभी ये दिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी आपको नीचे वाला भी ये पद्यांश आप लोग का वाराणसी चैप्टर से ही है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो उसके बाद यहाँ पे एक नया इस बार जोड़ा है। अगले बार क्या था कि यहाँ पे देखो, जैसे अगले बार क्या था ना, कुछ इस प्रकार था कि अगले बार करता ये था कि जैसे ये मतलब आपका प्रश्न दिया तो इसमें एक आप लोग का गद्य पाठ से दे देता था और अथवा में कर यहाँ पद्य पाठ से यानी एक यहाँ पे श्लोक दे देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया है, इस बार आप लोग का 2 मतलब एक पद्य से मतलब अथवा में यहाँ पे दोनों जगह रहेगा। जैसे ये पद्य से आपका यहाँ पे लाइंस दिया और यहाँ अथवा में भी आपका पद्य से ही देगा, गद्य से ही देगा। ठीक, और एक और प्रश्न रहेगा जिसमें आप लोग का पद्य से यानी वही श्लोकों का एक आप लोग का संदर्भ और सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 श्लोक दिया है और इसमें भी अथवा का ऑप्शन, यानी ये ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। और जो ये दोनों श्लोक हैं आप लोग का जो आप लोग पढ़िएगा, आप लोग का जो मतलब पीछे संस्कृत वाला पाठ है, ठीक है, उसमें एक मतलब उसमें एक चैप्टर है जीवन सूत्राणी, उसी में से ये दोनों के दोनों श्लोक हैं। ठीक है, तो इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो आप ये जितने भी श्लोक हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनका अर्थ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद 24वां प्रश्न होगा आपका जो पठित खंड काव्य होगा, उसके आधार पे आपको आंसर लिखना होगा। तो आप देख लीजिएगा आप किस जिले से बिलोंग करते हो, क्योंकि हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य आता है। ठीक, तो आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है, 25वां प्रश्न क और ख, इस 25वें प्रश्न क और ख के अंतर्गत लेखक का जीवन परिचय पूछेगा और ख के अंतर्गत कवि का जीवन परिचय पूछेगा। इसमें आप लोग को 3 थे ऑप्शन भी दिया रहेगा कि इस 3 में से किसी एक का आपको लिखना होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसका मार्क बढ़ा दिया, पहले 3 मार्क में ये दिया करता था, इस बार आप लोग का देखिए यहाँ पे 5 मार्क। ठीक है, आप लोग को जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क और इनकी प्रमुख रचनाओं मतलब जीवन परिचय लिखकर और नीचे आप लोग ऐसे डाल दो कि प्रमुख रचनाएं और 3-4 ठे उनकी रचनाओं का नाम लिख दोगे तो उसका 2 मार्क, यानी 5 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे सेम आपका लेखक में भी और ऐसे सेम आपका कवि में भी करना है। ठीक, और 26वां प्रश्न आपका सेम टू सेम जैसे पीछे आया करता था वैसे ही आपको एक श्लोक लिखना है और ऐसा श्लोक जो मतलब इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, और मैंने श्लोक बता रखा है 3 थे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको आसानी से याद हो जाए, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक, और 27वां जो प्रश्न रहेगा
वो आप लोग देख सकते हो। वो क्या रहेगा कि आप लोग का संस्कृत वाले ही पार्ट से, हिंदी संस्कृत वाली जो पीछे है उसमें से, मतलब उसमें जितने भी चैप्टर है उनसे यहाँ पे 4 आपको मतलब प्रश्न दे देगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर से प्रश्न दे सकता है और इन चारों में से आपको 2 प्रश्न करना होता है। देखिए इन प्रश्न में 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसे मान लो ये आसान है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो आप सब जानते हो कि वाराणसी में मरना मंगल होता है, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। और यहाँ पे एक ये आसान है कि बीरह केन पूज्यते, तो बीरह वीरेण पूज्यते। आप लोग का और 2-2 मार्क सेम टू सेम यहाँ पे 2-2 मार्क इतना आसान क्वेश्चन पे, यानी 4 मार्क का यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो 28वां प्रश्न रहेगा, ठीक है, देखिए इसको मैंने करा भी रखा है, ठीक है, कि निबंध से संबंधित रहेगा और निबंध 9 मार्क में इस बार आएगा। पीछे 6 मार्क में आया करता था, लेकिन न्यू पैटर्न के अनुसार आप लोग कितने 9 मार्क में आएगा। और यहाँ पे देखो ये प्रदूषण की समस्या और समाधान पे मैंने निबंध बता रखा है कि कैसे लिखें अपने सेकेंड वाले चैनल पे, जो हम नीलेश एकेडमी क्लास 10 कर है। आप गूगल पे गूगल बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करिएगा नीलेश एकेडमी क्लास 10। ये तो वीडियो आप सुपर फास्ट क्लासेस पे देख रहे हो, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा नीलेश एकेडमी, ठीक है, एकेडमी क्लास 10 ऐसे कर चैनल है। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो उस पर मैंने ये बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है और टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध भी उसमें बताया हुआ है, तो जिसमें मैंने इन दोनों को इंक्लूड किया था, क्योंकि ये प्रदूषण की समस्या और समाधान और राष्ट्र प्रेम या स्वदेश प्रेम ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया। हालांकि हमने जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया। मैं कभी आपको मतलब जैसे बोर्ड की कॉपी है उस पर लिख कर आपको आगे एकदम अच्छे से एक एक चीज़ें आपको सॉल्व कराऊंगा। आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पे, आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बाकी बेल आइकन को भी दबा लेना। और इस प्रकार की वीडियोज़ बहुत सारी चैनल पे, आप चैनल पे जाकर देखिए, ठीक। तो चलो इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।